अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बड़ी काली थानू यार क्लास दी। सर जी हम तो सो ही गए, अब ये भी उठे। तो 11 पार्टिसिपेंट। तो कल हम कॉस्ट बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आपके पास 3 तरह की कॉस्ट होती है। फर्स्ट वन वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड वन फिक्स कॉस्ट एंड थर्ड वन मिक्स कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट भी होती है, लेकिन वो इसने यहाँ पे दी नहीं हुई। अच्छा, तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हमने कहा था कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वेरी करती है विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होती जाती है। और इसका दूसरा पहलू ये था कि वेरिएबल कॉस्ट टोटल में वेरी करती है, जबकि पर यूनिट में ये फिक्स रहती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने
फिक्स कॉस्ट के बारे में पढ़ा था कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, तो मैंने कहा था फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, कि ये कांस्टेंट रहेगी लेकिन एक गिवन रेंज तक, एक रेंज तक आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, और उस रेंज से अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट क्या वेरी करती है, और वेरी होने के बाद दोबारा फिक्स हो जाती है। तो इसकी मैं एग्जांपल आपको कल बता रहा था, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका जो प्रोडक्शन प्लांट है, जहाँ पे आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हो, उस प्रोडक्शन प्लांट में जो यूनिट मैन्युफैक्चर हो सकते हैं वो सिर्फ 2 लाख हैं। या अगर हम आपके कॉलेज की एग्जांपल ले लें इसी में, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी कि अगर कॉलेज की जो कैपेसिटी है उस बिल्डिंग की 1000 बच्चों की है, तो अगर एडमिशन्स बढ़ जाते हैं, एडमिशन 1000 नहीं होते, एडमिशन 1200 हो जाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, या तो उस बिल्डिंग की एक्सटेंशन करवानी पड़ेगी या एक नई बिल्डिंग हायर करनी पड़ेगी, जिसमें आप क्या करोगे, अपनी कॉस्ट को बियर करोगे। तो अगर आप पहले रेंट पे कर रहे हो 2 लाख, एक नई बिल्डिंग जो आप लोगे उसका 1 लाख रुपए रेंट है, तो 2 जमा 1 कितना हो गया, 3 लाख। तो अब आपका जो रेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 3 लाख। तो इट्स मीन कि 2 लाख वाली कॉस्ट इंक्रीज हुई, 3 लाख पर आई, जिसको हम शॉर्ट पीरियड के लिए वेरिएबल कहेंगे, और बाद में ये दोबारा क्या होगी, फिक्स होगी। तो ग्राफ के अंदर एक स्टेप बनता होता है, उस स्टेप को हम कहते हैं कि ये क्या है, स्टेप फिक्स कॉस्ट है। तो इसने ये जो एग्जांपल दी हुई है ये आप लोग पढ़ लेना। और जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट होती है वो जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज करती जाती है, वैसे वैसे आपकी जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है वो डिक्रीज होती जाती है। यानी कि फिक्स कॉस्ट को हम रिकवरेबल कॉस्ट भी कहते हैं, कि ये हमने रिकवर करनी होती है अपने यूनिट्स की बेसिस पर। तो जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे जो आपकी रिकवरेबल अमाउंट है, जो फिक्स कॉस्ट है, वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। उसके बाद आप लोग आ जाओ, इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिक्स कॉस्ट एंड द रेलेवेंट रेंज, कि फिक्स कॉस्ट और रेलेवेंट रेंज क्या है। फॉर एग्जांपल, assume office space is available a rental rate of 30,000 per year in increments 1000 square feet। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट वुड इंक्रीज एट ए रेट ऑफ 30,000 फॉर ईच एडिशनल 1000 स्क्वायर फीट। तो अगर आपको सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट चाहिए ऑफिस के लिए, तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 30,000 ही रहेगी। लेकिन अगर आपको 2000 स्क्वायर फीट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपका जो मंथली या ईयरली रेंट है 30,000, वो बढ़कर 60,000 हो जाएगा। जैसे उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिक्स कॉस्ट वुड इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 30,000 फॉर ईच एडिशनल 1000 स्क्वायर फीट। तो जैसे जैसे आप अपने ऑफिस को इन्हांस करते जाओगे, वैसे वैसे जो आपका ईयरली रेंट है वो भी बढ़ता जाएगा, और उसका रेट कितना है, 30,000 पर ईयर। तो 1000 तक जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहेगी, और 1000 ही आपकी क्या कंसीडर होगी, रेलेवेंट रेंज। ये इसने यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट में स्टेप फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बनाया हुआ है। यानी कि अगर 1000 स्क्वायर फीट आपको चाहिए, तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है, 30,000। जैसे ही आप 1000 से 2000 की तरफ गए, तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी होगी, 60,000। तो ये दरमियान में एक स्टेप बन गया। तो पहले ये फिक्स कॉस्ट, फिर इसमें इंक्रीज आया, और फिर ये दोबारा क्या होगी, फिक्स कॉस्ट। तो ये जो स्टेप बनेगा यहाँ पर, इस स्टेप को यानी कि 30,000 को हम कहेंगे स्टेप फिक्स कॉस्ट। अगर आप 2000 से 3000 यूनिट स्क्वायर फीट की तरफ जाना चाह रहे हो, तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 90,000 हो जाएगी। स्टेप बनेगा, और उस स्टेप के बाद आपकी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, दोबारा सेम हो जाएगी। तो इसमें आपका जो रेलेवेंट रेंज का कॉन्सेप्ट है वो भी पूरा हो जाता है, और जो स्टेप फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है वो भी पूरा हो जाता है। मैं दोबारा अगर कंपनी को सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट चाहिए, उसका रेंट कितना होगा, $30,000 पर ईयर। और अगर हम अपने ऑफिस को थोड़ा सा एनहांस कर लें, थोड़ा सा बढ़ा लें, और 2000 स्क्वायर फीट पे चले जाएं, तो क्या होगा कि कंपनी का रेंट 30,000 से कितना हो गया, 60,000।
और ये दरमियान में इसका इंक्रीज आएगा और इंक्रीज के बाद ये दोबारा क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो ये जो यहाँ पर स्टेप बन रहा है इसको हम कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। और ये स्टेप कितना है, 30 से 60 यानी कि 30,000 का। अगेन अगर आप 2000 स्क्वायर फीट से 3000 स्क्वायर फीट की तरफ जाते हो तो अगेन यहाँ पर इंक्रीज आएगा 30,000 का और ये दोबारा क्या हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, फिक्स हो जाएगी। तो ये जो स्टेप बनते हैं दरमियान में, हम इन स्टेप को कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट, ठीक है। आगे है कॉस्ट क्लासिफिकेशन फॉर प्रेडिक्टिंग कॉस्ट बिहेवियर। तो बिहेवियर ऑफ कॉस्ट में क्या है कि सबसे पहले कॉस्ट बता रहा है आपको वेरिएबल है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस इन प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन द एक्टिविटी लेवल। तो यही वही बात है जो हमने भी की कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपकी प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद अगर पर यूनिट की बात की जाए तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट है उसकी जो प्राइस है वो सेम रहती है। तो जैसे जैसे आप ज्यादा कंज्यूम करते जाते हो वैसे वैसे जो आपकी टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो बढ़ता जाता है, लेकिन जो उसकी पर यूनिट प्राइस है वो चेंज नहीं होती। इसके बाद फिक्स में क्या कहता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन द एक्टिविटी लेवल विद इन द रेलेवेंट रेंज। तो हम भी यही कहते हैं फिक्स कॉस्ट जो है वो रिमेन फिक्स्ड एट द गिवन एक्टिविटी लेवल या रेलेवेंट रेंज। और जो पर यूनिट की बात की जाए तो पर यूनिट में आपकी जो फिक्स कॉस्ट है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है वैसे वैसे आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद ये कुछ खुद कर लेना। अब ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको वो कॉस्ट के बारे में बता रहा है कि जो हम टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनाते हैं वो कैसे बनता है। यही ग्राफ आपका ब्रेक इवन में भी यूज होता है क्योंकि आपका वो टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पर वो बात कर रहा है आपसे मिक्स कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं भी बता रहा था आपको जो मिक्स कॉस्ट होती है उसमें फिक्स कॉस्ट भी होगी और प्लस वेरिएबल भी होगी। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी में अगर मीटर बंद भी हो तो आपको बाद का बिल आ जाता होता है, ठीक है। तो वो बिल जो आता है वो आपके लिए क्या होगी, फिक्स कॉस्ट होगी जो आपको हर हालत में बियर करनी ही है चाहे आपका मीटर बंद भी रहे। तो वो जो फिक्स कॉस्ट होती है वो ज्यादातर आपके टैक्सेस होते हैं, ठीक है, जो उन्होंने लगाए हुए हैं। तो इसलिए आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है हम उसको कहते हैं जो उसकी कॉस्ट होती है वो सेमी वेरिएबल होती है, यानी कि उसका कुछ पार्ट फिक्स होता है और कुछ पार्ट क्या होता है, वेरिएबल। तो इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट को आप मिक्स कॉस्ट भी कह सकते हो। तो यहाँ पे वो कहता है कि a mixed cost contain both variable and fixed element, consider the example of utility cost। तो यही एग्जांपल जो मैं अभी आपको दे रहा था यूटिलिटी की या मीटर की, तो ये वही है जिसमें आपका जो कॉस्ट है एक तरफ वो फिक्स्ड होती है और दूसरी तरफ क्या होती है, वेरिएबल। यानी वो कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल होता है जिसको हम मिक्स या सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ जो बनेगा उसमें ये जो पहली लाइन है, अच्छा ये जो y है और ये जो x है, x की तरफ क्या आता है और y की तरफ क्या आता है, क्या पता है किसी को? हेलो, हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं ना, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मुझे बताएं कि x की तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है या डिपेंडेंट आता है? हाँ जी बताएं, x की तरफ कौन सा वेरिएबल आता है, क्योंकि जब आप ग्राफ बनाते हो तो आपने वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करना होता है, अगले वेरिएबल को आपने इंडिपेंडेंट कहना होता है। तो उसी बेसिस पर आपका ग्राफ बनता है जिसमें ये जो x है, x वाली साइड ये वाली, इसमें हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, जैसे किलोवाट, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। और जो कॉस्ट है वो इन यूनिट्स पर डिपेंड कर रही होती है कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगी।
ठीक है, तो जो कॉस्ट होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जबकि जो यूनिट ऑफ आउटपुट ही यूनिट ऑफ प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। खैर उसके बाद ये वाली लाइन है, ये आपकी लाइन है फिक्स कॉस्ट की। जैसे अभी हमने ऊपर ग्राफ देखा था तो उसमें स्ट्रेट लाइन बनती है क्योंकि हम कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, तो ये इस वजह से इसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। और ये वाली लाइन है, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है। अब ग्राफ को अगर गौर से देखें, ये वाला जो पॉइंट होता है, कर्सर को देखना, ये वाला पॉइंट, ये ओरिजिन होता है ना 0। यहां पर हम ये कहते हैं कि नो यूनिट्स और नो कॉस्ट, यानी कि यहाँ पर ना तो कॉस्ट इंकर्ड होती है और ना ही आपकी कोई यूनिट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। लेकिन इस 0 पर भी देखें तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि 0 पर भी कंपनी कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर कर रही है। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आपका मीटर बंद भी है तब भी आपको बिल जो आता है वो आपकी क्या होती है, फिक्स कॉस्ट। यानी कि आपकी जो कंपनी है या जो कोई भी है, अगर वो बंद है और उसका बिल आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि 0 एक्टिविटी पर भी आपको कुछ ना कुछ बियर करना पड़ रहा है। और जैसे ही आप अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर जो यूनिट ऑफ ये जो किलोवाट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपकी ये जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू। तो ये वाला जो एरिया है ये आपका फिक्स का है, और ये वाला जो एरिया है ये आपका वेरिएबल का है। अगर हम दोनों को इकट्ठा कर लें तो ये हमारी क्या बन जाएगी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। काइंडली इस ग्राफ में अगर किसी को भी मसला है तो वो भी मुझसे पूछ ले। ये जो आपने ग्राफ दिखाया है जी ये सिर्फ यूटिलिटी कॉस्ट आएगा या किसी और चीज मींस के प्रोडक्ट्स के ऊपर भी तो इस तरह हो सकता है? बेटा, ये जो बात है ना, एग्जांपल एक है, लेकिन अप्लाई जहां पर भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी वहां पे ग्राफ यही बनता है। ओके। अब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो? यस सर। इकोनॉमिक्स में एक पूरा चैप्टर है इस पर, कॉस्ट के ऊपर। सर वो अभी वहां तक पहुंचे नहीं ना। चलो मैं पहुंच गया हूँ पहले ही। सर आप तो माशाल्लाह आप पढ़ाते नहीं है, पिलाते हैं। पढ़ाता नहीं हूँ, पिलाते हैं घोल के पी ले। अच्छा, तो मैं इस ग्राफ को दोबारा जो है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज जो देखनी होती है ग्राफ में, वो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखना होता है। तो y जो है यहाँ पर हमेशा आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल। जो कॉस्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होती है, जो डिपेंड कर रही होती है आपके यूनिट्स के ऊपर। और x वाली साइड पर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। तो फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन क्या थी कि फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। तो ये वाली लाइन है, ये जो कांस्टेंट लाइन है, ये हमारी फिक्स कॉस्ट की लाइन होगी। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि 0 एक्टिविटी के ऊपर भी कंपनी कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट बियर कर रही होती है। जैसे कंपनी में जो परमानेंट स्टाफ होता है, जो लेबर है, जिनको उन्होंने हर हाल में पे करना होता है, अगर कंपनी 0 एक्टिविटी पर भी होगी ना, उनकी सैलरीज उन्होंने लाजमी पे करनी है। और जैसे जैसे आपकी ये प्रोडक्शन बढ़ती है वैसे वैसे जो अदर वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी कि आपको नए बंदे भी हायर करना पड़ जाते हैं। ठीक है, या आपको डेली बेसिस पर भी बंदे हायर करना पड़ जाते हैं। इससे क्या होगा, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का वो फिक्स कॉस्ट का है, और ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का वो है वेरिएबल कॉस्ट का। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद मिक्स कॉस्ट की इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को ऐसे, ये नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। तो जी सर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वाली जो इक्वेशन है हमने स्टैट में पढ़ी हुई है, रिग्रेशन वाले चैप्टर में, याद है आप लोगों को? जी y इज इक्वल टू जी सर। a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स। या y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ऐसी है। अच्छा, हम इसको यस कैसे सर। प्रूव करते हैं?
हम कहते हैं कि टोटल कॉस्ट y इक्वल्स टू a फिक्स कॉस्ट प्लस b पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इनटू x क्वांटिटी। समझ रहे हैं? यानी कि ये जो यस सर। इक्वेशन है, हम टोटल कॉस्ट की इक्वेशन इसको बनाते हैं और वो कैसे बनती है, हम कहते हैं कि y है आपकी टोटल कॉस्ट और ये टोटल कॉस्ट इक्वल होती है फिक्स कॉस्ट जो कि a है प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो कि b है, बीटा आप निकालते होते थे वहां पे, और x जो है वहां पर क्या था, क्वांटिटी थी, ये हमारे लिए क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई होगी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट के साथ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है जब ऐड हो गई फिक्स कॉस्ट के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो वेयर y इक्वल्स टू द टोटल मिक्स कॉस्ट, a इक्वल्स टू द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, द वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, और जो b है द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द एक्टिविटी, द स्लोप ऑफ द लाइन, और x जो है द एक्टिविटी या द लेवल ऑफ एक्टिविटी। अच्छा, ये कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक, ये ग्राफ दोबारा बनाया, उसमें दोबारा आता हूँ। ये ग्राफ उसने दोबारा बनाया हुआ है, वही चीजें आपको शो करवाई हुई हैं। ये एग्जांपल है उसके पास मिक्स कॉस्ट की, इसको गौर से सुनिएगा कि इफ योर फिक्स्ड मंथली यूटिलिटी चार्ज इज $40, अगर आपका जो फिक्स मंथली चार्ज है यूटिलिटी का वो है $40, योर वेरिएबल कॉस्ट इज 0.03 पर किलोवाट एंड योर मंथली activity level is 2000 kilowatt, what is the amount of your utility bill? तो आपने क्या करना है कि ये जो 40 है कि जो फिक्स्ड आपने पे करना है ये तो सेम रहेगा ना 40, उसके बाद Yes, sir. वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी 0.03 पर किलोवाट, और किलोवाट यूज कितने हो रहे हैं 2000, तो हम सिंपली क्या करेंगे इस इक्वेशन में अगर इसको पुट करते हैं तो ए की जगह क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, प्लस 40 आ की जगह जाएगा, क्या आ जाएगा 0.03, और x की जगह क्या आ 0 जाएगा 2000, तो हमारे पास हमारी 2000 वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी। वेरिएबल इसमें आपको कॉस्ट आ सॉल्व जाएगी। किया हुआ है y इज इक्वल टू 100। कोई मसला? नो सर। नो सर। अच्छा, उसके बाद है एनालाइज करें आप मिक्स्ड कॉस्ट को थ्रू स्कैटर डायग्राम या हाई एंड लो पॉइंट मेथड। ठीक है, तो ये स्कैटर डायग्राम भी आपने, मुझे याद है कि वहीं पे पढ़ी थी जो आपका रिग्रेशन वाला चैप्टर है। अच्छा, स्कैटर डायग्राम में ये रिग्रेशन होता क्या है, कोई बता सकता है मुझे? जो हमने कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पढ़ा था उसका कॉन्सेप्ट क्या था? क्योंकि यहाँ पे मैथ वाले भी हैं, मैथ स्टैट वाले भी, खैर छोड़ो। तो स्कैटर डायग्राम के जरिए हम किस तरह से जो है ना अपनी सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिटरमिन करते हैं, लेकिन जो स्कैटर डायग्राम वाला तरीकेकार है ना, ये सबसे पुअर है। ठीक है, जो सबसे बेहतरीन तरीका है अपनी फिक्स कॉस्ट या मिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, वो ये वाला है, इक्वेशन वाला y इक्वल टू a प्लस बी। ये बेहतरीन जो है ना, हम इसको कह सकते हैं कि ये मेथड है। अगर आपने इससे जो लीस्ट है, जो इससे कम है, उस मेथड की तरफ जाना है तो ये वो दूसरा मेथड होता है जिसको हम हाई एंड लो पॉइंट मेथड कहते हैं। और अगर इससे भी नीचे जाना है जिसमें आपका जो आंसर है वो काफी ज्यादा जो है ना वो डिफरेंट होता है, वो है स्कैटरग्राफ। ठीक है, तो स्कैटरग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो हम ग्राफ बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, लेकिन जो इक्वेशन है उसमें एरर नहीं होता। और जो हाई एंड लो पॉइंट मेथड है ये मॉडरेट है, इसका आंसर भी इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता। अब यहाँ पर से मुझे डाटा दिया हुआ है, वो कहता है कि जनवरी मंथ है, यहाँ पर आवर्स ऑफ मेंटेनेंस आ गए 625, 450, 700, 550, 775, 850। टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट आ गई आपकी, ये सारी गिवन है आपको। तो वो कहता है कि इसकी स्कैटर ग्राफ प्लॉट करें। तो जैसे अभी हमने डिसाइड किया था कि y की तरफ हमेशा क्या आती है, कॉस्ट आती है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट आपकी डिपेंडेंट होती है, और x की तरफ आपकी एक्टिविटी आती है जो नंबर ऑफ यूनिट क्योंकि है इंडिपेंडेंट है, तो वो x की तरफ आएगी। इसने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया हुआ, ये कोई रॉकेट साइंस वाला ग्राफ नहीं है, सिर्फ
आपकी एक्टिविटी को देखकर उसने पॉइंट्स लगाए और ये पॉइंट लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपने जो लाइन ड्रॉ करनी होती है वो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होती है जहां पर आपके मिनिमम 2 पॉइंट्स आपस में जो है ना वो इंटरेक्ट कर रहे हो, यानी कि उस लाइन में मिनिमम 2 पॉइंट गुजर रहे हो। तो ऐसी लाइन जहां पर जाके हिट करती है, यहाँ पर जाके हिट करेगी, तो हम उसको कहते हैं कि कंपनी का ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, फिक्स कॉस्ट का पोर्शन है, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो स्टार्ट ही यहाँ से हुई है, ये जा रहा है। तो ये वाला जो एरिया होगा नीचे वाला, ये हमारे लिए क्या होगा, फिक्स कॉस्ट का होगा, ठीक है। लेकिन जस्ट उसने इसको ड्रॉ किया हुआ है, उसके बाद ये आ गया हाई एंड लो पॉइंट मेथड पे। तो आप लोगों को जस्ट ये ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो कॉस्ट बिहेवियर में स्कैटर डायग्राम है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पूछा जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं पूछा जाता। तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो सबसे बेहतरीन जो मेथड है वो है ही रिग्रेशन वाला। स्कैटर प्लॉट में हम कहीं ना कहीं जो है ना चूक जाते हैं, ठीक है, हमारा आंसर सही नहीं आता, लेकिन इक्वेशन में हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आता है। उसके बाद थर्ड है द हाई एंड लो पॉइंट मेथड एन एग्जांपल। तो यही एग्जांपल उसने यहाँ पर दोबारा कोट की, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और उसके बाद ये सारे जो है ना यूनिट्स वो आगे आर्स आ गए और यहाँ पर इसकी कॉस्ट आ गई। तो हाई एंड लो पॉइंट मेथड जो होता है उसकी अजम्पशन भी यही है कि एक एक्टिविटी हाई हो और दूसरी एक्टिविटी क्या हो, लो हो। और लो। इसकी दूसरी अजम्पशन ये है कि हाई एंड लो पॉइंट मेथड हमेशा बजटेड डाटे पर लगता है, एक्चुअल पर नहीं लगता। तो ये 4 ऑप्शन भी आ जाता होता है कि हाई एंड लो पॉइंट मेथड किस डाटे पर एप्लीकेबल होता है। तो ये हमेशा बजटेड पर अप्लाई होगा, एक्चुअल पर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखो तो आपकी जो हाई वाली कैपेसिटी है वो कौन सी है, 850 है, ठीक है। और जो आपकी लो वाली कैपेसिटी है वो कितनी है, 450 है। तो यहाँ पर उसने डाटा एक्सट्रैक्ट किया, सबसे पहले उसने हाई कैपेसिटी को निकाला या हाई आर्स को निकाला, वो कितने बने 850। फिर इसने लो निकाला और वो कितने बने 450। उसके बाद 850 के रेलेवेंट जो इसकी कॉस्ट है वो उठाई उसने 9800, और जो 450 से आपकी 7400 कॉस्ट है वो उसने ली। तो वेरिएबल का जो अगर फॉर्मूला हम ड्राइव करें ना, तो वेरिएबल होता ही चेंज है, ठीक है, चेंज को हम वेरिएबल कहते हैं। तो 850 से 450, या हम इसको इस तरह पढ़ सकते हैं कि कंपनी की जब आर्स मेंटेनेंस आर 450 थे और ये जब गए 850 पर, तो इसकी कॉस्ट में कितना चेंज आया। सबसे पहले उसने डेल्टा कैलकुलेट किया है आपकी आर्स में, 450 माइनस 850 इक्वल्स टू 400, और फिर इसने यहाँ पर आपकी कॉस्ट में डेल्टा फाइंड किया, वो कितना है 2400। मैं इसको कह सकता हूँ कि 400 आपके आर्स इंक्रीज हुए जिसकी वजह से आपको एडिशनल कॉस्ट बीयर करना पड़ी 2400। तो यहाँ पर उसने इसका एक जो है ना पर यूनिट निकाल लिया। पर यूनिट कैसे निकालते होते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ आर्स। तो 2400 ऊपर और 400 नीचे, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो मेंटेनेंस आर पे कर रही है वो 6 पर आ रहा है, ठीक है। तो हाई एंड लो पॉइंट मेथड कैसे एप्लीकेबल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी डाटा आपको दिया हो उसमें आपने एक हाई कैपेसिटी को लेना है और एक लो कैपेसिटी को लेना है। तो इस डाटा के अंदर ये जो है इस पे हाई कैपेसिटी है 850 की और लो कैपेसिटी है 450 की। उसके बाद हाई कैपेसिटी की कॉस्ट उठा लेनी है 9800 और लो कैपेसिटी की कॉस्ट ले लेनी है 7400। तो आपके पास ये वाला जो डाटा है वो बन जाएगा। उसके बाद आपने सबसे पहली चीज जो निकालनी है होती है वो है वेरिएबल कॉस्ट, जो पर यूनिट में आती है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि चेंज को कहते हैं, तो इसमें सबसे पहले चेंज को कैलकुलेट किया। 450 850 का डिफरेंस 400, 9800 और 7400 का डिफरेंस कितना आ गया 2400। इसको इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास रेट निकल आया कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो किस रेट से एप्लीकेबल हो रही है। अच्छा, उसके बाद अगर हमने फिक्स कॉस्ट निकालनी है, फिक्स कॉस्ट के लिए क्या करते हैं हम कि टोटल कॉस्ट 9800 ये आ गई माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि टोटल कॉस्ट इक्वल होती है फिक्स प्लस वेरिएबल। तो अगर मैं यस सर। फिक्स को उधर ले जाऊंगा और टोटल यहाँ सिंपल ये करूंगा कि वेरिएबल कॉस्ट को उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगी, और ये किससे माइनस होगी, टोटल कॉस्ट में से माइनस होगी। इक्वेशन को याद रखें जो ऊपर हमने की है। उसके बाद टोटल कॉस्ट आ गई 9800 माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाली उसने, ऊपर मैंने भी बताया था कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय आर्स या एक्टिविटी। तो पर यूनिट हमने निकाली 6,
और हमारे पास जो आर्स आ रहे हैं वो कितने हैं 850, तो मल्टीप्लाई करवाया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई 5100। इसी तरीके से जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो बन जाएगी हमारी डिफरेंस ऑफ बोथ, तो ये हैगी 4700। तो यही जो फॉर्मूला है अगर आप इस लो वाली एक्टिविटी पर भी लगाओगे ना तो इसमें जो फिक्स कॉस्ट है वो 4700 ही आएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस 9800 के दो हिस्से किए हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट जो कि 5100 है और दूसरी क्या है 4700 जो आपकी फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप सो इसमें अगर कोई मसला है तो काइंडली उससे पूछें। चुप ना रहे। ये स्टैटिक मेथड के बारे में थोड़ा सा जरा गाइड करिए यार स्कैटर डायग्राम जो है ना, ये आपको जस्ट एक जिसको कहते हैं ना अप्रोक्सीमेशन देती है कि आपकी फिक्स कॉस्ट यहाँ पर फॉल करे। जैसे आप इस ग्राफ को देखो ना, तो ये पॉइंट्स लगे हुए हैं ना, हम एक लाइन जी ड्रॉ सर। करते हैं, इन पॉइंट्स एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो जो लाइन होती है हम ये कंसीडर करते हैं कि मिनिमम 2 पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर आने चाहिए। यानी कि वो जो लाइन आप प्लॉट करोगे इसके बाद उसमें 2 पॉइंट मिनिमम इंटरसेक्ट होने चाहिए। तो जहां पर ये लाइन आके हिट करेगी ना, ये जो आप खींचोगे, हम कहते हैं कि ये वाला जो एरिया निकलेगा हम हमारे लिए क्या होगा, फिक्स कॉस्ट का होगा, क्योंकि आपका जो पहला डॉट लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है। तो ये जो नीचे वाला एरिया है ये आपके लिए क्या कंसीडर होगा, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो ये ग्राफ जस्ट मेरा नहीं ख्याल किया आएगा। उसके बाद ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? और कोई सवाल काइंडली पूछें। अच्छे बच्चे सर जी अटेंडेंस। वाओ, हमारे पास ऐसे लोग भी हैं सिर्फ अटेंडेंस लगवाने हैं। अच्छा, तो नाम बोलते जाओ, जल्दी जल्दी करो। सैयद एहतेशाम। नबी अहमद सर। अब्दुल्ला रो। नबी अहमद। अब्दुल्ला रो। अब्दुल्ला रो। फिर आगे आगे ये बोले यार। मोहम्मद उमर 1510 1576 के बाद। उमर और कौन, शहबाज रोल हीरा हिजाज प्रिया आमना ना और मुकद्दस सादिक। जी जी और दादी उस्मान अली। उस्मान अली और सर रुखसार सलीम। और अहमद बिलाल। अहमद बिलाल जी सर। और अक्सा यास्मीन। काशिफ अली। आशिफ इंजा बासित सर। बासित। इसका माइक बंद है, बोल नहीं रहा ये। और जी सर आपने बंद किया हुआ है। पुत्र सारे सर सहर रियाज। सहर रियाज और बस इतना ही है। यस सर। हुमैरा तल्लत नुमान तल्लत और बस 21 बच्चे पूरे नहीं हो गए सर। यार ये मेरे पास जो अटेंडेंस है ये आपका अल्लाह भला करे 17 बच्चों की है। सर आज 19 पार्टिसिपेंट है ना, एक आप हो गए, एक बच्चा पता नहीं। इकरामुल हक की लगा दी आपने?
सर मुकद्दस सादिक। लगा दिया मुकद्दस। मुकद्दस को लग इकरामुल हक है। मुकद्दस को लग चलो, पूरे हो गए हमारे बच्चे। अब आगे आप लोगों की क्लास है, एक और क्लास है ना मेरे साथ आज। जी सर। यस आज सारा दिन क्लासेस ही हैं। डीसीएफ की है ना, काइंडली क्लास ना छोड़ना। नहीं सर वो इकोनॉमिक्स की है आज। नहीं मेरे साथ भी है आप लोगों की यार, कॉर्पोरेट फाइनेंस। यस जी वो भी है सर, वो उसके बाद है, इकोनॉमिक्स के बाद है। सर आज फिर इफ्तारी आपकी तरफ से? हाँ 2 बजे क्लास है, 2 बजे कर ली इफ्तारी। सर हम 6 बजे। नहीं तू क्लास के टाइम कर ली ना इफ्तारी। सर ये तो ना खिलाने वाली बात हुई। यार मैं कब कह रहा हूँ कि तुझे नहीं खिलाना। ये गलत बात है सर। गलत बात है। सर संडे को हम 6 घंटे पढ़ा करेंगे। सॉरी संडे को हम 6 घंटे पढ़ा करेंगे। ये मुझे नहीं पता। ये तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया? 45 मिनट का लेक्चर है, 45 मिनट में 6 घंटे बनते हैं। सर 10 से 3:45 तक का लेक्चर। अच्छा 10 से 3:45 तक। जी सर। तो सही पढ़ लिया इन्होंने। सर 6 के 6 लेक्चर हैं आज। खैर चलो कोई नहीं यार, अल्लाह ताला आपको हिम्मत ताकत दे। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ। आमीन। चलो यार ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह